नमस्कार। आज हम लोग सौर मंडल के का अगला चैप्टर जो कि चंद्रमा है उसके बारे में जानेंगे। तो चंद्रमा आपको पता है कि ये पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। ग्रह दो प्रकार के होते हैं, उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक होता है, कृत्रिम होता है। प्राकृतिक उपग्रह उसको कहते हैं जैसे पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। कृत्रिम उसको कहते हैं जो मनुष्यों को द्वारा छोड़े जाते हैं, अलग अलग सैटेलाइट जो पृथ्वी की परिक्रमा कक्षा में परिक्रमा करते रहते हैं उसको कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। तो प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा इससे पहले एक चीज़ जान जाते हैं कि सूर्य के प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। पिछले वीडियो में सूर्य वाले चैप्टर में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर किलोमीटर लिखा गया था। 3 × 10⁸ किलोमीटर, जो कि यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड होगा, और 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होगा। जब लाख में उसको करेंगे तो किलोमीटर हो जाएगा, और जब उसको मीटर में करेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगा। तो इसको आप सुधार लीजिएगा। आज हम चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। सेलेनोलॉजी यानी कि चंद्रमा के अध्ययन करने के विज्ञान को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी कहते हैं। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। शांति सागर कहते हैं धूल के मैदान को। ये चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकारमय रहता है। आपको ये पता होना चाहिए कि चंद्रमा का हम पृथ्वी से केवल 57% या 59% ही भाग देख सकते हैं। कहीं कहीं किसी एग्जाम में आपको 57 मिलेगा, कहीं कहीं 59 मिलेगा, तो उससे कन्फ्यूजन नहीं है ना, दोनों में से कोई एक ही रहेगा। तो वो इसलिए हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है उसी तरीके से चंद्रमा भी उसके साथ साथ घूमती है। तो जो हिस्सा पृथ्वी के सामने आता है वही हिस्सा हमेशा चंद्रमा का पृथ्वी के सामने आते रहता है। इसलिए हम चंद्रमा के पिछले भाग में वहाँ सूर्य का प्रकाश कभी नहीं पहुँचता, इसलिए कि हमेशा पृथ्वी उसके सदृश, यानी कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के सदृश ही घूमते रहती है, उसके बराबर ही, ना आगे होती है ना पीछे होती है। इसलिए जो 57% के बाकी जो हिस्से हैं वो हमेशा अंधकारमय होते हैं। तो यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकारमय होता है, जिसको हम शांति सागर कहते हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लिबर्टीज पर्वत है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि दक्षिणी ध्रुव पर है, ये उत्तरी ध्रुव पर नहीं है, दक्षिणी ध्रुव पर है लिबर्टीज पर्वत। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। इसलिए जीवाश्म ग्रह कहते हैं कि वहाँ जीवों के अवशेष जहाँ पर मिल जाए उनको जीवाश्म ग्रह कहते हैं। तो चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन और 8 घंटे में पूरी करता है। एक परिक्रमा 27 दिन और 8 घंटे में पूरी करता है। इतने समय में अपने अक्ष पर घूर्णन भी करता है। यानी कि ये हो गया, मान लीजिए इसको पृथ्वी मानते हैं, अर्थ हो गया। तो क्या कह रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी। तो जो चंद्रमा है जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है उसी तरीके से ये भी घूमते रहता है चंद्रमा भी, और इतने समय में वो अक्ष पर भी घूर्णन करता है। तो वो पृथ्वी के भी घूमता है और अपने अक्ष पर भी इस तरीके से घूमते रहता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% या 59% भाग ही दिखता है। हमेशा 57% या कहीं एग्जाम में आपको 57 देगा, कहीं किताबों में 59 मिलेगा, उसमें कन्फ्यूजन में नहीं आना है। 57 या 59 ही, किताब में भी 57 देता है या 59 देता है, एग्जाम में भी 57 या 59 देता है, दोनों में से कोई एक ही देगा, दोनों नहीं देगा। चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के साथ 58.58 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि 58.58 डिग्री का कोण चंद्रमा का अक्ष पृथ्वी के साथ बनाता है। जैसे पृथ्वी 66.5 डिग्री का कोण उसके अक्ष से बनता था, उसी तरीके से 58.48 डिग्री का कोण बनाता है। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समानांतर है। इसका परिक्रमा पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। दीर्घवृत्ताकार उसको कहते हैं तो एक तरफ ज़्यादा होगा दूसरी तरफ कम। जैसे यहाँ पर पृथ्वी, ये सूर्य है, तो सूर्य की परिक्रमा बाकी सारे ग्रह करते हैं, तो इसको दीर्घवृत्ताकार कहते हैं। तो एक तरफ हिस्सा ज़्यादा निकला होगा, एक तरफ कम, उसको दीर्घवृत्ताकार कहते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान का लगभग 1/81 भाग है। पृथ्वी के द्रव्यमान का चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग 1/81 है। यानी कि चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है पृथ्वी के? 1/81, और चंद्रमा का पृथ्वी का 1/6 भाग ही इसके, और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी का 1/6 है। आपको बड़ा इसको शांति से समझ लेना है कि द्रव्यमान 1/81 है और गुरुत्वाकर्षण 1/6 है। यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण यहाँ लगता है उससे कम वहाँ लगेगा चंद्रमा पे, और जो द्रव्यमान किसी चीज़ का यहाँ है उससे उसका कम द्रव्यमान है चंद्रमा पर। इसका कारण है वायुमंडल का अभाव।
तो वायुमंडल के न होने के कारण ही गुरुत्वाकर्षण कम लगता है। अब जान जाते हैं सुपर मून के बारे में। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो इसे पेरिजी फुल मून भी कहते हैं या सुपर मून भी कहते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उसे सुपर मून भी कहते हैं या पेरिजी फुल मून भी कहते हैं। इसमें चांद 14% ज़्यादा बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। कभी कभी आपको चांद बहुत बड़ा दिखाई देगा और 30%, जब जाहिर सी बात है कि जब करीब आ जाएगा, जब बड़ा दिखेगा तो चमकीला भी ज़्यादा दिखेगा। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी है 3,84,365। औसतन दूरी कहने का मतलब है कि 3,84,000 है, ठीक है, 3,84,000 किलोमीटर है। एग्जामों में आपको 3,84,000 देगा या उससे ज़्यादा देगा तो 365 किलोमीटर दे देगा, तो आप 3,84,000 याद रखिए। ब्लू मून, एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं हो तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। यानी कि कभी कभी 31 का जो महीना होता है तो उस महीने में 2 पूर्णिमा पड़ जाए, एक शुरुआत में पड़ जाए और एक अंतिम में पड़ जाए तो उसको ब्लू मून कहेंगे। हालांकि नाम से नहीं जाना है, ब्लू मून का इसके नीले होने से कोई लेना देना नहीं है, बस नाम है। एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं हो तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाएगा, पहली का नहीं। और ब्लू मून इसलिए इसके नाम पे नहीं जाना है कि या चंद्रमा ब्लू हो जाता है या नीला दिखता है, ऐसा कोई बात नहीं है, बस नाम है। इसका मुख्य कारण है 2 पूर्णिमा में 31 दिन से कम का अंतर होना। जब पूर्णिमा 31 दिन से कम का अंतर हो जाता है तो उसको ब्लू मून कहते हैं। जब किसी वर्ष विशेष में 2 या अधिक माह ब्लू मून के होते हैं तो मून ईयर कहलाता है। जब किसी वर्ष विशेष में 2 या अधिक माह ब्लू मून के होते हैं तो उसे मून ईयर कहते हैं। पहले तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि 31 दिन में अगर 2 पूर्णिमा पड़ जाए इसको कहेंगे ब्लू मून, ठीक है। लेकिन किसी साल में अगर 2 या अधिक ब्लू मून पड़ जाए, यानी कि 2 इस तरीके का महीना पड़ जाए, 2 महीना इस तरीके के पड़ जाए जिसमें 2 पूर्णिमा हो जाए तो उस साल को कहेंगे मून ईयर, ब्लू मून ईयर उसको कहेंगे। 2 या अधिक माह ब्लू मून के होते उसे मून ईयर कहा जाता है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, चंद्रमा का वह स्थान है जहां 1969 में यानी 69 में अपोलो 11 से पहला चंद्रमा यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कदम रखा था। तो किस जहाज से गया था या किस रॉकेट से गया था? तो गया था अपोलो 2 से। और जहां चंद्रमा के जिस हिस्से पर उतरा था उसको कहते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। जैसे भारत में कोई व्यक्ति दिल्ली में उतरता है, कहते हैं दिल्ली में उतरा, उसी तरह से चंद्रमा का वो हिस्सा जहां वो यान लैंड किया था उस जगह का नाम है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। तो वहां पर 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग कदम रखा था। अब हमें थोड़ा समझना है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि अंतरिक्ष में कौन गया और चंद्रमा पे कौन गया। तो अंतरिक्ष में गया नील आर्मस्ट्रॉन्ग और चंद्रमा पे गया यूरी गागरिन। उसे भी अंतरिक्ष में गया यूरी गागरिन। तो यूरी गागरिन जो है सो इसे याद रखिए कि गगन में गया। अंतरिक्ष जो है सो खुला आसमान है, उसको अंतरिक्ष कहते हैं, जिसका कोई सीमा न हो। तो यूरी गागरिन अंतरिक्ष में गया और नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पे गया, ठीक है। चंद्रमा पे जाने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग कहाँ का था? ये अमेरिका का रहने वाला था। यूरी गागरिन रूस के रहने वाले थे। चंद्रमा से लाए गए चट्टानों में टाइटेनियम की मात्रा अधिक है। जो अपोलो 11 के यात्रियों के द्वारा जो वहाँ से पत्थर का टुकड़ा लाया गया, उस पत्थर के टुकड़े पर जांच करने के बाद पाया गया कि उस पत्थर के टुकड़े में टाइटेनियम की मात्रा अधिक है। और उसी पत्थर से ये पता चला कि पृथ्वी की आयु और चंद्रमा की आयु दोनों एक ही हैं। वैसे भी उपग्रह जो हैं सो उपग्रह जो हैं सो ग्रह के टूटे हुए ही भाग हैं, कोई अलग नहीं है, उन्हीं से टूट के अलग हुए हैं। इसलिए चंद्रमा और पृथ्वी की आयु जो है दोनों एक ही हैं। किससे पता चला? चंद्रमा से लाए गए चट्टान, यानी कि अपोलो 11 के द्वारा लाए गए यात्रियों जो यात्री लेके चट्टान आए थे उससे पता चला कि टाइटेनियम की मात्रा वहाँ के चट्टानों में ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि चंद्रमा से इतना ही सवाल आपको पूछा जाएगा। इससे ज़्यादा कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।